Good afternoon, everyone who are present in my video lecture, and this is Rishikul Biology. आपको वीडियो लेक्चर लास्ट क्लास में मैंने आप बच्चों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किया था और आज की इस क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द लास्ट वीडियो लेक्चर I discuss the introduction of plasma membrane. मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सेल के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, आई डिस्कस दीज थिंग्स ड्यूरिंग द माई लास्ट वीडियो लेक्चर. ओके, सो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू. हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में. सो जैसा मैंने आप बच्चों को कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन. सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही नीट के लिए, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ अदर चैप्टर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अगर इस मैकेनिज्म को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर. इस चैप्टर में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन या एक्सोन के थ्रू नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसे हम लोग अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे. कब? जब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है. इसे obviously we will discuss in detail each stage of function, we will discuss in detail, right? But before that we have to understand the composition of plasma membrane. लेकिन बच्चों उसके पहले हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को समझना पड़ेगा. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट cell surface present on all cells. okay, cell surface में का एक काफी important part है because plasma membrane is present in all kinds of cell, prokaryotic and eukaryotic cell, right? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखो ये जो फाइनली एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, that was proposed by Singer and Nicholson in 1972. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अदर मॉडल्स भी ब्रीफली डिस्कस किया था. चूंकि ये सारे मॉडल्स क्या हैं आपके के एनसीईआरटी में ये आपको इसके बारे में डिस्कशन नहीं दिया गया, तो नीट में अदर मॉडल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है जानने की. लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते थे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम, plasma membrane is a unit membrane, mainly composed, it is lipoproteinaceous in nature. तो ये सारे जो important points थे, इन सारे important points को हमने previous model से conclusion निकाला और सीखा. लेकिन इसको finally satisfy करने के लिए जो model दिया गया था by Singer and Nicholson, ये model, this model is known as fluid mosaic model. Okay, this model is called fluid mosaic मॉडल. तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल क्या होता है एक्चुअल में 3D यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. 3 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो जैसे आप इस बोर्ड को देख रहे हो तो ये बोर्ड कौन सा है, ये बोर्ड 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. लेकिन जब आप
रियल लाइफ को देखते हो तो उसमें एक और जेड डायमेंशन भी आता है, इसको बोलते हैं 3D या 3 डायमेंशनल। आजकल 3D मूवीज आती है जिसमें आप जेड डायमेंशन को भी देखते हो, जिसमें लगता है कि ओरिजिनल चीजें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है, ओरिजिनल वर्ल्ड में आप किसी भी इवेंट को देख पा रहे हो। तो चले, तो ये 3D मॉडल है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस मॉडल को मैंने एक सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया है। NCERT के बुक्स में जो मॉडल दिया गया है दैट इज द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? पहली बात, ये लिपिड की 2 लेयर्स होती है, इसको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर। कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसे भी हैं, जैसे लाइपोसोम में आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। तो ये कोई सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ मतलब आपकी ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है, इसमें 2 लेयर होते हैं। इट इज नॉट अ सिंगल लेयर, इट्स अ डबल लेयर, 2 लेयर होते हैं। लिपिड की 2 लेयर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर, राइट। अब इस लिपिड में आप देखोगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में, इसको केमिकल कंपोजिशन को समझे। तो फर्स्ट one is the lipid, and the another molecule which is present in this is the protein, okay। this is the region जो लिपिड है और प्रोटीन दोनों मिलकर इसको कहा जाता है, it is lipoproteinaceous in nature, yes, it is known as lipoproteinaceous in nature, that means it is composed of both lipids and proteins। बट क्वेश्चन यहां ये आता है कि जो लिपिड है, इस लिपिड का नेचर क्या है? जब आप बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो यू विल फाइंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स बेस्ड ऑन इट्स बेसिक कंपोजिशन। फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड विच इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की बनी होती है। जो दूसरी लिपिड्स हो जाती है, केवल ग्लिसरॉल उसमें हो सकती है, फैटी एसिड्स। सेकेंड हो जाती है कॉम्प्लेक्स और कंजुगेट लिपिड्स, जिसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के अलावा कोई अदर, जैसे फॉस्फोरस, ग्लूकोज, इस तरह के दूसरे अदर मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। तो हमारी जो तीसरी हो जाती है डेराइव्ड लिपिड्स, जैसे कि कोलेस्टेरॉल। तो यहां जो लिपिड की बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। कौन सी लिपिड है? यस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड, एंड दिस लिपिड इज द टाइप इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। क्या हो जाता है ये? यस, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये। फॉस्फोलिपिड्स में सेफेलिन एंड लेसिथिन, ये 2 लिपिड्स के नाम आप याद रखेंगे। नीट 2022 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि which of the complex lipid is present in the plasma membrane। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाए जाते हैं, इवन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में इन दोनों के फॉस्फोलिपिड सेफेलिन लेसिथिन के मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराए गए हैं, ओके। तो आप इसमें देखें, सेफेलिन एंड लेसिथिन, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का टाइप है, क्या वो सिंपल लिपिड है, कंजुगेटेड या कॉम्प्लेक्स लिपिड है, या डेराइव्ड लिपिड है, देन योर आंसर शुड बी इट्स अ कॉम्प्लेक्स लिपिड नोन एज द फॉस्फोलिपिड्स, एग्जांपल सेफेलिन, लेसिथिन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि लिपिड से रिलेटेड। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर ये लिपिड्स के रोल क्या है, थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करें, और प्रोटीन इसमें कैसे अरेंज होते हैं। तो हमारा जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये लिपिड क्लियर हो गई। अब इस लिपिड में आप देखोगे यहां पर क्या होता है, 2 रीजन पाए जाते हैं। एक हो जाता है आपका, यस, इसे मैं अब कर देता हूं so that you can easily understand। So this lipid has 2 regions, one is the head, another one is the tail। तो ये आप स्फेरिकल शेप में, ग्लोबुलर शेप में आप देखते हो, दिस इज द
हेड एंड दिस इज द टेल। ओके, तो ये जो हेड है ये एक्चुअली पोलर कंपाउंड्स का बना होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स हो जाते हैं फैट्स में जो वाटर में आयंस प्रोड्यूस करें। तो ये आपका क्या हो जाता है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, सो दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करे, वाटर अट्रैक्टेंट। तो यहां आपको ये बात ध्यान रखनी की है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। पोलर हेड इज, दिस इज कॉल्ड पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो टेल हो जाते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होने के कारण दीज आर एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। व्हाट आर हाइड्रोफोबिक? हाइड्रो मीन्स वाटर, वाइल फोबिक का मतलब क्या हो जाता है, यस, फोबिया, रिपेल करना, किसी चीज से डरना, उसको दूर करना। तो ये हो जाता है हाइड्रोफोबिक, मतलब उसे रिपेल करना, यानी वाटर को रिपेल करना। तो सिंपल टर्म में अगर कहा जाए तो दिस इज द वाटर रेपेलेंट इन नेचर। तो यहां आप देखें हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर अट्रैक्टेंट, ये हो जाता आपका वाटर अट्रैक्टेंट, वाइल दिस इज द हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रेपेलेंट, वाटर को दूर करने वाला, ये वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। अब आप यहां देखो, ये जो हेड रीजन है इसका नेचर है वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, एक्वस सॉल्यूशन को अट्रैक्ट करना। लेकिन इसका जो टेल रीजन है ये इसका जस्ट अपोजिट है, दैट इज द वाटर रेपेलेंट, मतलब वाटर को अपने से दूर करना। ठीक है, तो जनरली क्या होता है बच्चों, ऐसे कोई पर्सन या ऐसी कोई कुछ भी जो डुअल नेचर को कैरी करती हो, जस्ट अपोजिट टाइप के नेचर को, सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक। क्या कहा जाता है इसे, दिस इज कॉल्ड द एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ड्यू टू दिस बिहेवियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक इन नेचर, मतलब डुअल नेचर होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फिएटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दिस नेचर इज कॉल्ड एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक इन नेचर। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां पर होता है। अब कंटेंट का कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से होगा, डिटेल में होगा, समझा हुआ होगा, तो नीट में आपके ऑब्जेक्टिव्स उतने ज्यादा बनेंगे और उसके बाद आप उसे उतने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपके करेक्शन होने के चांस उतनी, यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है, राइट। दूसरा आप देखोगे ये जो बीच में टेल रीजन है, इसके बीच बीच में आपको क्या हो जाते हैं, ये सब्सटेंस पाए जाते हैं। ये भी किसके बने, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली कोलेस्टेरॉल। क्या है, यस, कोलेस्टेरॉल। अभी मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बतलाया था। कोलेस्टेरॉल इज अ टाइप ऑफ, वेरी गुड, डेराइव्ड लिपिड। तो कोलेस्टेरॉल क्या होता है, ये हार्ड, काफी हार्ड टाइप के लिपिड्स होते हैं। स्टेरॉन, स्टेरॉल, तो एनिमल सेल्स में कोलेस्टेरॉल जो है ये पाया जाता है। फंगस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा जाए तो यहां पाया जाता है एर्गोस्टेरॉल। प्लांट सेल में, ये मैं आपको लिख देता हूं, एर्गोस्टेरॉल इन फंजाई। फंजाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बीच बीच में स्पेस है, मतलब टेल रीजन के बीच में जो स्पेस है, दैट इज फिल्ड विथ कोलेस्टेरॉल, दैट इज कॉल्ड एर्गोस्टेरॉल।
इन प्लांट सेल्स दीज आर स्पेसिफिकली नोन एज फाइटोस्टेरॉल्स। क्या कहा जाता है इनको? फाइटोस्टेरॉल्स इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में इन्हें फाइटोस्टेरॉल के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद एनिमल में कोलेस्टेरॉल। अब आप में से सम ऑफ यू में आस्क और ऑल ऑफ यू में आस्क अ क्वेश्चन, सर कोलेस्टेरॉल इज जनरली कंसिडर्ड एज बैड फॉर आवर हेल्थ, मतलब हमारे हेल्थ के लिए कोलेस्टेरॉल क्या हो जाते हैं, वो खराब माने जाते हैं। सही बात है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कोलेस्टेरॉल में दो तरह के कोलेस्टेरॉल कहलाते हैं। एक हो जाता है गुड कोलेस्टेरॉल, गुड कोलेस्टेरॉल, और दूसरा कहलाता है हमारा बैड कोलेस्टेरॉल। तो आज पहले इसे थोड़ा समझ ले, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ताकि कल को आपसे किसी ने पूछा कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह, तो आप उनको अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सके गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और हमारे हेल्थ के लिए इनको हमारी बॉडी में यूज क्या है। तो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, यस, इट्स नोन एज डेंसिटी। तो यहां क्या होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, ये हाई डेंसिटी के होते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल। तो ड्यू टू हायर डेंसिटी ये जैसे एब्जॉर्ब्स होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स में कहीं डिपॉजिट नहीं होते, ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं कि ये अपने टारगेट साइट पर जाते हैं और ये HDL कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो टेल रीजन है इसके बीच बीच में यह जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल। तो ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी, यानी कि कम डेंसिटी होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स में जनरली डिपॉजिट होने लगते हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो आगे आप पढ़ोगे एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह, कार्डियक अरेस्ट, इसके लिए मेजर रीजन हो जाते हैं कि ये जो है हमारे हार्ट वेसल्स को या ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे HDL कोलेस्ट्रॉल है। सो ड्यू टू फॉर्मेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करने के कारण इनको नाम दिया जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट सेल्स आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, प्लांट सेल्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो वहां पर जो मैकेनिज्म है फाइटोस्टेरॉल वो थोड़ी डिफरेंट है, जो आपको अभी नीट लेवल पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पढ़ाते हैं। अब इसमें आप देखोगे दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोटीन। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि जो लिपिड एंड प्रोटीन है, पहले तो ये बताएं कि इनका कंपोजिशन या इनका रेशियो या इनका प्रोपोर्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो होता है क्या है, जनरली, इस बात को फिर से सुनिएगा, जनरली द लिपिड एंड प्रोटीन रेशियो, द रेशियो ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 50-50, 50-50% हो जाते हैं। ठीक है, लगभग 50-50% होते हैं। किसी किसी मेम्ब्रेन में 40-60, 60-40 होते हैं। तो ये रेशियो आपका जनरली वैरी करता है। लेकिन जब हमारी बात हो जाती है किसमें, इसको स्टडी करने के लिए जो NCERT में RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया और RBC का डेटा उसमें दिया गया है। तो RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। ठीक है, तो ये जब आप NCERT पढ़ते हो तो RBC मेम्ब्रेन, ह्यूमन RBC मेम्ब्रेन कंटेन्स 52% proteins, then 40% lipids
और बाकी जो बच गए आपके, यस 92%, बाकी बच गए 8%, दैट इज द ओलिगोसैकेराइड चेन्स। ये देखो आपने कार्बोहाइड्रेट लिखा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये हो जाते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, यानी ये क्या हो जाता है, प्रोटीन एंड लिपिड के साथ एसोसिएट होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 to 9 सैकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, इनका काम होता है ये एक्ट करते हैं, जो बाहर से जो भी मॉलिक्यूल्स आ रही है उनको आइडेंटिफाई करना और उसको किस रास्ते भेजना है, क्या उसको प्रोटीन के थ्रू भेजना है या लिपिड बाइलेयर के थ्रू भेजना है, कैसे भेजना है। तो ये काम करते हैं, एक्ट्स एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब ये मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से भेजते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए, इन सिंपलर वर्ड्स, दे सेलेक्ट द मॉलिक्यूल्स, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब बात आती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट आई सेड, बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी की बात की जाए तो मेम्ब्रेन 4 टाइप से होती है ना, 4 टाइप्स की परमिएबिलिटी होती है, जिसमें आपके क्या हो जाते हैं, 1 इज परमिएबल इम्परमिएबल, मतलब जो क्या हो जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल को ना तो सेल के अंदर आने दे ना तो सेल के बाहर जाने दे, तो ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं इम्परमिएबल, जैसे क्यूटिनाइज्ड मेम्ब्रेन, सुबेराइज्ड मेम्ब्रेन। सो दीज मेम्ब्रेन्स आर impermeable in nature. Second one is the permeable membrane. तो permeable का मतलब हो जाता है ऐसे मेम्ब्रेन जो फ्रीली इसको मॉलिक्यूल्स को पास होने दे। एग्जाम्पल के लिए सेल वॉल। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आता है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। सेल वॉल इज permeable but non-living in nature, while plasma membrane is selectively permeable and living in nature. तो इस पॉइंट को आप याद रखें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो यहां आपको मैंने बताया कि हाँ, तीसरा हो जाता है आपका सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्या हो जाती है, जो हाफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउ करे, अदर हाफ को रोक दे। जैसे आप नेफ्रॉन में, जो हमारी किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन की जो पार्ट हो जाते हैं, तो नेफ्रॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कंसिडर्ड एज सेमी परमिएबल इन नेचर। लेकिन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाकी जो सेल्स में पाए जाती है, दीज आर द actually selectively permeable in nature because molecules are selected and only the selected molecules are transported across the membrane। मतलब मेम्ब्रेन के दोनों साइड, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की ओर, इसको कहा जाता है across the membrane, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट चलते प्रोटीन की बात की जाए, तो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो प्रोटीन यहां पर 2 टाइप से अरेंज होते हैं। एक हो जाता है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरी का मतलब ये होता है जो कि बाहर हो, आउटसाइड हो, ठीक है, मतलब इसके बाहर साइड हो, जिसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। तो ये जो पेरीफेरल प्रोटीन हो जाते हैं, ये मेम्ब्रेन पर लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और इनको अगर चाहा जाए वॉश, सिंपल वॉश से भी ये क्या हो जाते हैं कि ये रप्चर हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। दूसरे प्रोटीन हो जाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर्स में के अंदर की ओर होते हैं, इनको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। दीज आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स,
ओके, जो आउटर सरफेस पर ये पाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन, ये इंटरनल में जो हो जाते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। हाँ, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो क्या होते हैं, एक सिरे से स्टार्ट होते हैं आउटर सरफेस, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, और सेल के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर पार्ट। इन दोनों को टनल की तरह कनेक्ट करते हैं। टनल मतलब सुरंग। तो जैसे सुरंग आपने पहले कहानियों में सुना होगा कि राजमहल में सुरंग होते थे जो कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने के लिए होते थे। तो वैसे क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर क्या हो जाता है कि ये प्रोटीन हो जाते हैं जो टनल की तरह काम करते हैं, एक्सट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन। और ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में इतने स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं कि जब तक इसको डिटर्जेंट वॉश नहीं किया जाए तो ये उससे सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो चूंकि ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं, ये जो टनल प्रोटीन है ये मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर और अंदर के मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने में हेल्प करते हैं। इसलिए दीज प्रोटीन्स एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये एक चैनल बना देते हैं जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल। क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल, एंड दीज आर एक्ट्स एज टनल, इनको कहा जाता है टनल प्रोटीन्स ऑल्सो। अब सवाल ये कि सर ये बताएं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन ये दोनों अरेंज कैसे होते हैं। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में इसको काफी नाइसली एक्सप्लेन किया गया बाय सिंगर एंड निकोलसन। दोनों ने बड़ा अच्छा इमेजिनेशन कर बताया कि क्या होता है। जैसे कभी आप, चलो आप तो कभी गए नहीं, आइसबर्ग्स नहीं देखा होगा, लेकिन आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि आइसबर्ग्स मतलब समंदर के बीच बीच में बड़े बर्फ के टीले। तो इन्होंने इतना अच्छे से कंपेयर किया कि जो लिपिड की बाइलेयर है, इस लिपिड की बाइलेयर को फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बतलाता है, ओशियन से यानी कि सी से कंपेयर करता है, समंदर से। लेकिन जो इसमें बीच बीच में जो टनल प्रोटीन्स है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करते हैं, प्रोटीन चैनल की तरह, इनको बताया एज एन आइसबर्ग्स। मतलब ये क्या हो जाते हैं, टनल जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर इमर्ज्ड इन द लिपिड्स ऑफ सी एज आइसबर्ग्स या एज एन आइसबर्ग। ठीक है, तो ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब किसी ने पूछा कि आप ये बताएं प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं, प्रोटीन का मूवमेंट थोड़ा बताएं। तो प्रोटीन क्या होती है, क्योंकि लिपिड का नेचर सेमी फ्लूइड है, यानी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, तो इस नेचर के कारण क्या होता है, इसका लैटरल मूवमेंट, मतलब ये इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, लैटरल मूवमेंट को शो कर सकती है। तो एनसीईआरटी में एक क्लियर लिखा है, फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स अलाउ लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द लिपिड बाइलेयर। मतलब ये लिपिड बाइलेयर के अंदर ही ये लैटरली मूव कर सकती है प्रोटीन। ओके, अब लिपिड की मूवमेंट की बात की जाए तो लिपिड मूवमेंट कैसे करती है, एक रेयरली मूवमेंट करती है। मतलब ये पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट ऊपर की ओर, अपर पार्ट लोअर की ओर चला जाता है। इस तरह का जो लिपिड का मूवमेंट है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या कहा जाता है, यस, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये रेयर मूवमेंट है, रेयरली लिपिड्स अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रेयरली, बट प्रोटीन्स कैन नॉट। प्रोटीन इस तरह का मूवमेंट नहीं दिखाता है। हाँ, प्रोटीन का एक मूवमेंट है जिसको बोलते हैं पिंग पोंग मूवमेंट, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता आपका अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं कि हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस, मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसे समझाऊंगा। उसके पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मतलब
the way of transportation, how transportation takes place across the plasma membrane. Okay, so please wait for the next video lecture. Thank you so much for watching my video.